शेयर नहीं हो पा रही है तो आई लास्ट एक्सप्लेन टू देम। देखिए सभी लोगों को ये समझना है हमको कि पिछली बार हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था दैट वाज ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोगों ने सबसे पहले सर दिख नहीं रहा, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस बेटा, दिख नहीं रहा, कैमरा थोड़ा ऊपर कर दीजिए। ओके राइट राइट राइट, ठीक। हेलो, अभी दिखेगा बेटा ना जो मैं लिखूंगा। राइट, विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने इस पर पहले बात की हुई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हालांकि हम लोग इसको एक सिंबल से दिखाते हैं क्यू, और इसका जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, जिसको हम सी से दिखाते हैं। राइट, वी कॉल इट कूलम। नाउ so this was the first article we discussed last time, then we go for second beta। हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ओके, नाउ सर्किट का बेसिकली मतलब एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है, ठीक, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स अवेलेबल रहते हैं, एंड दैट क्लोज्ड लूप which contains electrical components is called as electric circuit। फिर हम लोगों ने एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका सिंबल होता है आई, राइट, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, AMPERE, राइट। और इस करंट का एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो करंट को हम लोग ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, ठीक। So this was all about this three basic topics which we discussed. Then we have also discussed about the electric potential या voltage पर हम लोगों ने बात की थी कि what is the meaning of electric potential। So it was the work done in moving a charge। Okay, so work done upon charge is defined as electric potential, जिसको हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू वाले फॉर्मूले से याद करते हैं। फिर इसकी SI यूनिट जो है वो होती थी वोल्ट, जिसे हम VOLT वोल्ट लिखते हैं। अब इन सभी टॉपिक्स में से कोई डाउट है आपको बेटा? सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे, डू यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट? इसमें से आपको कोई भी चीज पूछनी हो यू कैन आस्क मी राइट नाउ, ना इतना हम सब पढ़ चुके हैं लास्ट टाइम। ओके, तो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का, और उस टॉपिक का नाम है ओहम्स लॉ। सो वी डिस्कस अबाउट दिस ओहम्स लॉ इन दिस चैप्टर। सो लेट्स गो अहेड। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर इज ओहम्स लॉ, राइट। ठीक बेटा, देखिए अब ये ओहम्स लॉ में ओहम कौन है? तो ओहम इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओहम जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, ओहम। उन्होंने एक नियम बनाया, और वो नियम क्या है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा ओहम्स लॉ, राइट। द बोर्ड इज विजिबल टू यू? यस सर। ओके डन। देखिए इस वैज्ञानिक ने बताया कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई बल्ब है, राइट, और इस बल्ब को अगर आप किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं, तो हर बैटरी या हर सेल का एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं V। So V is the potential difference of any cell or any battery we can say, right? अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी बल्ब का,
उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाता है, तो इस बैटरी से करंट फ्लो होता है जिसे हम आई कहते हैं. सो लेट अस कंसीडर कि करंट फ्लो हो रहा है आई, राइट. Let us consider this current which is flowing from positive terminal of any battery to the negative terminal of any battery. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल तक जो आ रहा है उसे हम करंट कहते हैं. तो भाई यहां से करंट फ्लो हो रहा है, ओके, लेकिन वो इस बल्ब के थ्रू होता हुआ जा रहा है और इस बल्ब को वो ऑन कर रहा है. ठीक, लाइक दिस, बल्ब ऑन हो रहा है मान लीजिए. ठीक, अब इस वैज्ञानिक ने ये कहा कि जितना भी वोल्टेज आप इसको दोगे, ठीक, इस बल्ब को जितना भी वोल्टेज प्रोवाइड होगा, दैट वोल्टेज इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट. इस बल्ब के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज आप लगाएंगे और जितना भी करंट इस बल्ब में से फ्लो हो रहा है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे. मतलब V is proportional to what? I. अगर इस वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यू इंक्रीज दिस वोल्टेज, तो जो करंट की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी. अगर मैं इस वोल्टेज को कम करता हूं तो इस करंट की वैल्यू भी देखेंगे हम कम होती है. मतलब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक चीज कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी. इसको हम लोग कहते हैं साइन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हो गई. ओके, नाउ अब बच्चों, अगर कभी भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो एक इक्वल टू साइन लगाते हैं, लेकिन उसके साथ एक कांस्टेंट भी जोड़ा जाता है. नाउ व्हाट इज दैट कांस्टेंट? सो आई एम राइटिंग हियर आई, और कांस्टेंट हम लिखेंगे बेटा आर. हियर आर इज द कांस्टेंट और इसका नाम होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, राइट. या फिर हम इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक और नाम दे सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस. RESISTANCE, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर. ठीक, अब यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड यू शुड राइट दिस ऑल, देन विल प्रोसीड फर्दर. ठीक, आपका हो जाए बेटा तो आप मुझे थंब दिखा दीजिएगा, राइट. आई विल कम टू नो कि आपका हो गया. राइट, आयुषी का हो गया है. गुड. Okay, most of you have done this. Very good. ठीक, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना, एंड विल प्रोसीड फर्दर. देखिए, अभी हम लोगों ने ओहम्स लॉ के बारे में पढ़ाई की. व्हाट इज ओहम्स लॉ? हमने ये सीखा कि वोल्टेज और करंट दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो साथ में करंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम नहीं हो सकता, राइट. These two things are directly proportional to each other, right. अब ये जो वोल्टेज हमने बढ़ाया उससे करंट बढ़ा है, और प्रोपोर्शनैलिटी में हमें जो कांस्टेंट मिला था उसे हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहा था, और उसका नाम मैंने आपको बताया था. उसका नाम था रेजिस्टेंस, राइट. तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी हमने लगाया था वो, डिवाइडेड बाय
करंट, ये दोनों का जो रेशियो होगा, दैट रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट का नाम हम लोगों ने रेजिस्टेंस रखा हुआ है, कांस्टेंट, जो हमेशा रेशियो होगा दो चीजों का। अच्छा, हम इसको सिंबॉलिकली देखेंगे तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, अब मैं बात करता हूं SI यूनिट। अगर मैं रेजिस्टेंस की पूछूं आपसे, तो कोई बता पाएगा इस फॉर्मूले से कि क्या SI यूनिट होनी चाहिए रेजिस्टेंस की? Is there anyone who can do something, tell something? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? तो वो होती है वोल्ट। व्हाट इज SI यूनिट ऑफ करंट? तो वो होती है एम्पियर। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस R की जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होगा, वो होती है वोल्ट पर एम्पियर। वोल्टेज डिवाइडेड बाय एम्पियर इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है बोलने में कि वोल्ट पर एम्पियर। तो फिर इसको हटाकर अब हमने एक नई यूनिट का नाम दिया इसको, ऐसा एक सिंबल बनाते हैं, इसको ओहम कहते हैं। ओहम। So this is the SI unit of resistance which is called ohm। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, ओहम नाम की चीज क्या है ये। अब मैं अगर देखो कहीं लिखता हूं कि I इज इक्वल टू 10 एम्पियर, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, R इज इक्वल टू 7 ओम। इनको पढ़ना कैसे हमको, है ना? हमें Q इज इक्वल टू 10 कूलम, ऐसा। तो इन सबको पढ़ना कैसे, देखिए इसको पढ़ेंगे करंट इज 10 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 7 ओम, चार्ज इज 10 कूलम। ऐसा इन सबको पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका ही है, लिखने का तरीका ही है, राइट? तो अभी यहां तक आप नोट कर ले बेटा, फिर मुझे बताएं तो फिर अपन शुरू करें आगे। ओके, डन बाय मोस्ट ऑफ यू, गुड। चलिए अब देखते हैं बेटा, हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। दिस वॉज द रेजिस्टेंस, इसे हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। और ये रेजिस्टेंस जो है एक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की। अभी हमने बल्ब लगाया था, तो ये प्रॉपर्टी बल्ब की थी, है? ऐसे किसी भी चीज की हो सकती है। अच्छा, अगर ओहम्स लॉ में आपको एक ग्राफ आ जाए बनाने के लिए, हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस इस तरफ दिया हुआ है और करंट इस तरफ है, और हमें अगर एक ग्राफ बनाने के लिए आए, तो हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं विच इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। सो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने पढ़ा कि V प्रोपोर्शनल है I को, और जब भी ऐसा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाला कोई ग्राफ बनाना हो, तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है विच इज इंक्लाइंड टू दिस वोल्टेज एक्सिस। ठीक, और इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें आपको, है? तो ये भी नोट कर लिया जाए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है, चेक करते बेटा। अभी ठीक है?
Okay, I hope you have done. Right, let us go ahead now बेटा once again. देखिए अभी हमने आज जो नया पढ़ा उसका नाम था ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ जैसी चीज हमने डिस्कस किया आज बेसिकली शुरुआत में। अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस में लिख रहा हूं, ओके, इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखिए कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, ठीक, दिस इज द कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको पता है कि we have so many electrons which are negatively charged particles, और बहुत सारे मेटल आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस। अगर हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो अंदर जो बचता है उसे मेटल आयन कहते हैं। पिछली बार हमने करंट के मैकेनिज्म को समझा था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। बिल्कुल सिमिलर वे में ये सोचे हम लोग कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ओके, और पॉजिटिव आयंस भी अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो एक न्यूट्रल एटम में सब कुछ होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। लेकिन जब भी आप बैटरी लगाएंगे तो ये निगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन दे विल ट्राई टू ट्रेवल टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। वो हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, और जब भी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, भाग जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब ये होगा बच्चों कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट, वो डेफिनेटली इन पॉजिटिव से टकराएगा, मतलब कोलिजन होगा इनके बीच में। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रोके रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्रोटॉन रोक दे, मतलब पॉजिटिव आयन रोक दे। तो इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर में बड़ी आसानी से चलने नहीं देने वाले लोग रेजिस्टेंस कहलाते, मतलब अपोजिशन। अगर इस इलेक्ट्रॉन को कोई ना रोके तो ये बड़ी आसानी से चल पाएगा, लेकिन अगर ये सब लोग उसको रोक रहे हैं, ये सब टकरा रहे हैं उससे, बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं यहाँ पर, और उन कोलिजन्स की वजह से इलेक्ट्रॉन उतनी तेज नहीं चल पा रहा है जितनी तेज उसको चलना चाहिए। तो इस तरह के अपोजिशन को, इस तरह की रुकावट को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, जो भी चार्ज कैरियर है करंट का, अगर वो चल रहा है तो उसको जो रोक रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है, जो दैट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और अपोजिशन to the flow of charge carriers is known as resistance. Okay, तो इस कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना ज्यादा अपोजिशन होगा, मतलब उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। और पता है, आप कोलिजन की बात करें तो ऐसा रगड़ने का मतलब होता है कोलिजन। अगर ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सब्सटेंस गर्म हो जाएगा। जैसे ही हम ये देखेंगे कि कोलिजन बढ़ रहे हैं तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब इस रेजिस्टेंस की वजह से किसी भी कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। जैसे आपका फैन घर में गर्म हो जाता है थोड़ी देर चल के, क्यों हुआ गर्म वो बेटा, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि कोलिजन्स बहुत सारे हो रहे थे, और कोलिजन की वजह से वो फैन जो है उसमें हीटिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ, और वही रेजिस्टेंस कहलाता है। बेसिकली रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक, कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है और ये बीच में सारे लोग उसको रोक रहे हैं। ओके,
सो आई होप कि रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया। अब रेजिस्टेंस को हम दिखाते कैसे हैं? तो हम एक उबड़ खाबड़ जगह दिखा देते हैं, प्लेन सरफेस नहीं दिखाएंगे, इसको रेजिस्टर बोलते हैं हम। ये रेजिस्टेंस है आर, ऐसा। अगर मैं यहाँ ऐसा लिख रहा हूँ और ऐसा सिंबल बना रहा हूँ, जैसे हर चीज का एक सिंबल होता है, जैसे ये किसका सिंबल है, तो ये सेल है। तो ऐसे हर चीज का एक सर्किट डायग्राम होता है, एक सिंबल होता है। तो रजिस्टर का सिंबल ये है जो मैंने यहाँ बनाया, विच इज थोड़ा सा उबड़ खाबड़ प्लेस, ये प्लेन सरफेस, प्लेन, उसके बीच में उबड़ खाबड़, तो ये रेजिस्टेंस है, रुकावट है। आप यहाँ आसानी से चल सकते हो, लेकिन यहाँ चलने के लिए तकलीफ होगी आपको, तो रुकावट है ये, तो इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक, तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो यू नोट डाउन दिस आल्सो। Yes, beta. Once you finish, you need to show me the thumb. The same scenario every time. Right. Okay. Few students have finished. ठीक, अब रेजिस्टेंस की कहानी आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आई कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे ये अपोजिशन हमारे रुकावट बनता है हमारे लिए, करंट के लिए, सर्किट के लिए, चार्जेस के लिए, राइट। अभी जो रेजिस्टेंस होता है ना बेटा, वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ऐसी क्या चीजें हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ऐसा हमको डिस्कस करना, और ये आपको एग्जाम में सवाल जरूर आएगा, इस टाइप का एक सवाल जरूर पूछते वो लोग, ऐसी क्या चीजें हैं, ओके, जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है, राइट, ऐसा वाला, वी हैव अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर का अपना एक रेजिस्टेंस होगा, डेफिनेटली रुकावट होगी। अब सपोज करते हैं कि इस रेजिस्टेंस के जैसा एक और रेजिस्टेंस है हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम, सब कुछ सेम ऐसा, पर फर्क इतना है कि इसकी जो लेंथ है वो L है, मान लीजिए, ठीक, ऐसा वाला, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L डैश है, ठीक। लेकिन दोनों कंडक्टर सेम मटेरियल के हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं आयरन, तो आयरन की एक रॉड है और यहाँ भी आयरन की एक रॉड है, लेकिन दोनों की लेंथ में फर्क है और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, यानी मैं दोनों का एरिया सेम मान रहा हूं। ओके, मटेरियल भी ये सेम है, दोनों की लेंथ में डिफरेंस है सिर्फ, और दोनों का टेम्परेचर जो है वो T है, मान लीजिए T इज द टेम्परेचर हियर। सो यहाँ T का मतलब है टेम्परेचर। अगर मैं ऐसा मान लूं कि एक ही टेम्परेचर पर मेरे पास दो कंडक्टर है और दोनों आयरन से बने हुए हैं, दोनों का एरिया बराबर है क्रॉस सेक्शन वाला, और बस फर्क है दोनों की लेंथ में, तो दोनों में से अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक चलना हो, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इलेक्ट्रॉन को चलना, तो ये रास्ता काफी छोटा है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां चलना होगा, तो ये रास्ता काफी बड़ा है, तो रुकावटें इसके केस में ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है सबसे पहले फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसका नाम है लेंथ। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा,
तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड वी कैन राइट दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, क्योंकि उसका रास्ता बहुत बड़ा है, रुकावटें ज्यादा आएगी। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी बेटा आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। ज्यादा लेंथ, रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रुकावट भी ज्यादा। ठीक, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। मैं चाह रहा हूं कि इसको आप लिख लें और विथ डायग्राम लिखें इसको। गुड, एक दो बच्चों का हो गया है। ठीक बेटा, हो गया मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों का। कोई नहीं, अपन आगे चलते हैं। देखिए दूसरा फैक्टर क्या है, दैट आल्सो विल डिस्कस। अब दूसरा फैक्टर जो है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हम लोग बात करते हैं एरिया पर ये कैसे डिपेंड करता है ना। सो सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, इसका क्या मतलब होता है ये भी हम बताएंगे आपको। A is called area of cross section। देखिए अब मेरे पास दो कंडक्टर है फिर से, राइट। पहला कंडक्टर इतनी लेंथ का है, ओके, और दूसरा कंडक्टर जो है उसकी लेंथ तो उतनी ही है, एरिया थोड़ा ज्यादा है। इस बार सॉरी, दोनों कंडक्टर जो है उनका एरिया अलग अलग है। इसका एरिया मान लीजिए A है और इसका A डैश है। इसकी जो लेंथ है वो L है और इसकी भी लेंथ L है, मतलब दोनों का लेंथ तो बराबर है। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। ठीक, दोनों मटेरियल भी सेम है, ये आयरन से बना है मान लीजिए और ये भी आयरन से बना है, गड़बड़ कुछ नहीं है, सब बराबर है। डिफरेंट क्या है बेटा, एरिया। तो अब इलेक्ट्रॉन को अगर यहां से यहां आना है तो ठीक है, आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता है आपको, या आप लोग गैस कीजिए कि कौन से रास्ते से आने में उसको ज्यादा कठिनाई होगी, इस पतले से रास्ते में से या मोटे मोटे रास्ते में से, क्या लग रहा है आपको? पतले वाले में डिफिकल्टी होगी मे बी। यस, गुड। ये वाले रास्ते में जगह ही कम है तो टकरा जाएगा बार बार। लेकिन यहां से थोड़ा आसान है, मतलब बड़ी सी गली है उसमें से जाना है तो थोड़ा इजी रहता है प्रोसेस, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस होगा ज्यादा। मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ज्यादा एरिया तो रेजिस्टेंस कम, आराम से चल सकता है। कम एरिया मुश्किल। अरे भाई आप लोग जैसे कहीं भी जाते हो गाड़ी चलाने, गाड़ी लेके जाते हो तो एक पतला सा रोड होता है तो वहाँ डिफिकल्टी होती है ना गाड़ी निकालने में, और जहाँ पर हाईवे आ जाता है वहाँ आसान होता है गाड़ी निकालना, क्योंकि रोड का साइज बढ़ गया है। तो ये भी प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको बेटा? चलिए इसको भी आप कर ले नोट।
राइट बेटा, आई होप कि सबका हो गया होगा। ठीक, ये कहानी थी बेटा एरिया वाली ना, सेकंड फैक्टर पर हमने डिस्कशन किया। ठीक, अब तीसरा एक फैक्टर है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। व्हाट इज दैट? थर्ड फैक्टर। ना थर्ड फैक्टर जो है, थर्ड फैक्टर इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर। मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब तीसरी चीज है मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जिसको एन लेटर से दिखा देता हूं मैं हियर। यहाँ एन बेसिकली स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ये वॉल्यूम है, राइट? यानी इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फॉर कंडक्शन पर्पस। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए, मान लीजिए कि मैं एक मटेरियल ले रहा हूं, ठीक, उनका लेंथ और एरिया बराबर है। इस बार दोनों का एरिया बराबर, ये वाला, ओके, और दोनों की लेंथ बराबर, कोई बदलाव नहीं लेंथ में, लेंथ दोनों की बराबर, दोनों का एरिया बराबर। लेकिन इस बार बदलाव है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए कि दोनों का एरिया जो है वो बराबर है और दोनों की लेंथ बराबर है, और मान लेते हैं ये भी कि ये दोनों जो है उनका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज फॉर एग्जांपल, सिंपलेस्ट टास्क विल बी लाइक दिस कि वी एज्यूम द वॉल्यूम एज 1 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम है और इसमें बहुत ही ज्यादा है। तो भाई किसमें ज्यादा कंडक्शन होगा, किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो क्या लग रहा है बेटा आप लोगों को, किसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा? व्हाट डू यू फील बेटा, किसको लग रहा है कि कहाँ ज्यादा करंट फ्लो होगा? किसी को आइडिया बेटा किसमें से ज्यादा करंट फ्लो हो सकता है? नहीं? अच्छा, करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा बेटा, आई ना, उसका फॉर्मूला होता है Q बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? तो भाई इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें ज्यादा है। जब बैटरी लगाएंगे तो दोनों फ्लो होंगे, लेकिन ये कम चार्ज है, ये ज्यादा फ्लो नहीं हो पा रहा है, कम है, लोग ही कम है, और ये बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो ये बहुत सारे लोग फ्लो होंगे, तो ज्यादा करंट किससे फ्लो होगा? इससे फ्लो होगा। इसका मतलब यहाँ रुकावटें कम होगी, क्योंकि यहाँ चलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। जैसे अगर मान लीजिए 10 लोग एक अपोजिशन के लिए जा रहे हैं कहीं पर, मान लो, तो रुकावटें ज्यादा मिलेगी आपको। लेकिन अगर आप 2000 लोग हो तो रुकावटें कम मिलेगी, क्योंकि आप लोग संख्या में बहुत ज्यादा हो, तो रोकने वाला डर जाता। तो ऐसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है संख्या में, तो ये जब चलेंगे तो इनको रुकावट कम मिलेगी, रोकने वाले इनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप में है, एक यूनिटी बना के जा रहा है, राइट? लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यूनिटी बना के नहीं जा रहे, तो ये उतने अच्छे से आगे नहीं जा पा रहे, क्योंकि कम लोग है, संख्या में बहुत कम है, तो लोग उनको डोमिनेट कर जा रहे हैं, राइट? तो ये प्रॉपर्टी समझ में आई बेटा आपको, मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, और उसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया। ठीक, अब कहानी ये है कि भाई किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई लोग कम है तो इनको अपोज ज्यादा करेगा कोई भी, तो इनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये बहुत सारे लोग हैं तो इनको अपोज करने वाले लोग कम है, तो ये इस वाले कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा, राइट, वो बहुत ही कम होगा। सो रेजिस्टेंस
जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम होगा। मतलब रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ठीक है, ये कहानी क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ओके गुड। आप लोग हिंदी मीडियम से हो कि इंग्लिश मीडियम से? दोनों है सर। अच्छा, नहीं अभी। सर इंग्लिश। ओके इंग्लिश सर। ओके। और ये पृथ्वी? ओके। ओप्पो A83 कौन है ये? यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बेटा? चलिए, वी आर नॉट एबल टू कांटेक्ट, थोड़ा नेटवर्क इश्यू होता है बच्चों को। चलिए, अब हम लोग यहाँ तक आ गए बेटा, है ना? कहानी तीसरी हमने समझ ली। अब चौथी बात बताता हूँ आपको मैं, है ना? चौथी बात जो है वो ये है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। अब चौथी बात में टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर भी चीजें डिपेंड करती है। कैपिटल P विल राइट। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होगा और टेम्परेचर कम हो तो क्या होगा? चलो फिर से हम लोग दो कंडक्टर बना लेते बेटा। दोनों कंडक्टर जो है उन कंडक्टर्स की लेंथ बराबर रखेंगे हम फिर से, राइट। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर रखेंगे और इस बार हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बराबर रख देते हैं ऐसे। अब उसमें भी फर्क नहीं है, मतलब स्मॉल n इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, एरिया बराबर है, लेंथ बराबर है। फर्क क्या है फिर? फर्क है टेम्परेचर। यहां मान लेते T है और यहाँ है T डैश। तो कहीं कहीं टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं कम है, ऐसा डिफरेंस है दोनों टेम्परेचर। तब क्या होगा? अब देखिए, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये वाले, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब वो तेज भागने लगेंगे। लेकिन पता है आपको तेज भागने के चक्कर में होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन टकरा जाएंगे दूसरे किसी से, है ना? आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और इन इलेक्ट्रॉन्स की जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पता है क्या होने वाला है, ये किसी न किसी से टकरा जाएंगे। और जब ये किसी न किसी से टकरा जाएंगे तो टकराने से रेजिस्टेंस पैदा होगा। भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या? पोजीशन। भाई आप क्या कर रहे थे, दो सड़कें हैं बिल्कुल बराबर सेम लेवल की, दो लोग गाड़ियां चला रहे हैं, एक गुस्से में चला रहा है और एक आराम से चला रहा है सब्र के साथ। तो जो सब्र के साथ चलाएगा वो आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन जो गुस्से में चला रहा है, टेम्परेचर जिसका ज्यादा है, तो वो बार बार टकराएगा दूसरों से और इस चक्कर में लेट हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस जो है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रुकावटें जिंदगी में उसको ज्यादा आती है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। जो गुस्से वाला होता है उसको हमेशा रुकावटें मिलने वाली है। तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, they are directly proportional to each other. More the temperature, more will be the resistance, right? तो ये भी नोट कर ले बेटा।
राइट बेटा, गुड, हो गया आपका ना। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी बात ना। इन चारों को कंबाइन करते हैं हम, आखिर हम लोगों ने जो सीखा है उसका कोई बेनिफिट है क्या हमको। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक बेनिफिट। देखिए हमने चार चीजें सीखी, उन चारों चीजों को मिला लेते हैं। देखो, एक हमने ये सीखा कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दूसरा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चार ऐसी चीजें हैं जिस पर वो प्रोपोर्शनल है। अब देखिए इनमें ये दोनों तो हमें क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इन दोनों में थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन इन दोनों को मिला लिया गया है। ओके, और हम इसको कुछ ऐसा समझाते हैं, बुक्स में ऐसा मिलेगा आपको कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, मतलब इन दोनों को मिला लिया जाए। और फिर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर जब हम एक कांस्टेंट लेते हैं तो वो लोग लेते हैं एक नया सिंबल ऐसा वाला, और इस नए सिंबल को हम रो कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रो, RHO, रो। और इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक, अभी क्या गड़बड़ है बेटा इसमें कि ये दोनों आपकी बुक्स में नहीं दिखाएंगे, उसकी जगह वो लोग दिखाएंगे रो। और रो जो है उसके अंदर दो चीजें छुपी हुई है। और कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब और एक टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर चेंज करता हूं तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा, और अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज लाता हूं तो भी रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे सिल्वर है और कॉपर है, सिल्वर और कॉपर में से अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। अब इसका रेजिस्टेंस कम क्यों है? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है। मतलब सिल्वर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। और कॉपर उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम वो थोड़े से कम है, राइट। भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो। तो ये जो रो वाली प्रॉपर्टी है बेटा, यानी जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, वो रेजिस्टिविटी के अंदर ये दोनों अंदर आ जाते हैं। और रेजिस्टिविटी इन दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और एक टेम्परेचर पर डिपेंड करती है ना। तो ये भी क्लियर हो गया बेटा आपको फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत काम का है ना, ये इस पर न्यूमेरिकल आते हैं आपको, इस फॉर्मूला। ठीक है बेटा, आप ये हो जाए तो हम लोग आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं ना, क्योंकि नया टॉपिक आज शुरू नहीं करते, अगली क्लास में नया टॉपिक करेंगे। राइट, okay, if you have done so can we leave the class now, है ना? We'll continue in the next class now.